नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम इधर उधर की ना करके आगरा के बिल्डरों की बात करेंगे। बिल्डर जनता को किस तरह से धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ साथ जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। उनकी भी स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आगरा और शमशाबाद रोड पर नालंदा टाउन के नाम से एक कॉलोनी थी जो 2006 से लेकर के 11 तक विकसित करनी थी। एडीए के नक्शा पास करते वक्त का समय दिया गया था, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। तो वहाँ पर कॉलोनी बहुत बड़ी है और 400 के आसपास घर हैं उस कॉलोनी में। और जब लोगों को पता चला कि वहाँ सीवर की कोई निकासी नहीं है, जल की निकासी नहीं है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है और बिजली भी अपने हिसाब से दी जा रही है। बिजली का वो खुद बिल्डर जो है ठेकेदार बना हुआ था, उसकी लड़ाई जैसे तैसे लड़के वहाँ के लोगों ने ठीक कराई। दक्षिणांचल से बात करी, फिर शायद और कोई जो भी बीच में अधिकारी आया होगा। खैर, हम अब आगे पूरी कहानी बताएंगे आपको इस मामले में। और इसके बाद फिर लगातार 2016 में जब कोई बात नहीं सुनी गई और पूरी कॉलोनी में बाकायदे सीवर की बदबू आने लगी, तो लोग फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल निस्तारण के लिए सारे बिल्डर को आदेश दिए, एडीए को भी दिए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को नहीं सुना और वहाँ का वातावरण लगातार खराब हो रहा था, तो लोग फिर एनजीटी में गए। एनजीटी आप जानते हो कि पर्यावरण के मामले में सारे केस देखती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो काम करती है। वहाँ भी एक ऑर्डर हुआ बहुत तगड़ा और उसके बाद फिर उस एनजीटी को भी धता बता दिया बिल्डर्स ने। तो फिर इस नालंदा टाउन के लोग सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने पहुँचे। इस पूरी कहानी को मैं वहाँ के एक निवासी हैं डीएल यादव। डीएल यादव जनरल आदमी नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो रेलवे में बहुत बड़े पद पर थे, वो खुद ही बताएंगे। और वहाँ से वो रिटायर होने के बाद अपने कॉलोनी की जो एक ग्रुप है उसमें सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जानकार हैं काफ़ी। तो अब मैं चलता हूँ डीएल यादव के पास, वो पूरी कहानी बताएंगे कि नालंदा टाउन के जो बिल्डर्स ने, उनके जो निवासी हैं वहाँ के, उनके साथ क्या क्या धोखा किया और काम पूरा नहीं किया। तो अब चलते हैं हम उधर डीएल यादव के पास। अब मेरे सामने डीएल यादव हैं। वो मैं उनसे पूरा परफॉर्मेंस पूछूंगा उनकी कि वो क्या हैं और कैसे हमारे ऑफिस में आकर के हमें अपनी पीठ जो व्यथा है उसे बता रहे हैं। डीएल यादव। मेरा नाम डीएल यादव है। मैं नालंदा टाउन कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं रेलवे से चीफ कंट्रोलर से रिटायर हुआ हूँ। नालंदा टाउन कॉलोनी आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनी है और यह शमशाबाद रोड ऑब्लिक रजरी रोड पर स्थित है। मैंने 2012 में अपने मकान का पोजीशन इस कॉलोनी में लिया था। मकान का पोजीशन लेने के बाद मैंने एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से आगरा विकास प्राधिकरण से निकलवाया। उसके बाद मुझे पता चला कि बिल्डर द्वारा अधिकांश आंतरिक विकास कार्य कॉलोनी में पूरे नहीं किए गए हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डलाव घर, सोलर पैनल्स, फायर फाइटिंग, लाइक दिस। इस तरीके के बहुत सारे काम बिल्डर ने नहीं किए, जबकि बिल्डर द्वारा जब कॉलोनी बेची गई, करेक्ट, तब ये सारी चीजें उसमें थी समझौते में। समझौते में ये नहीं डालते हैं, दे आर वेरी करेंगे एक्चुअली, वो इन सारी चीजों को समझौते में नहीं डालते हैं। बट ये एग्रीमेंट आगरा विकास प्राधिकरण के साथ होता है, एडीए के साथ था, एडीए के साथ होता है। जब तभी फुली कॉलोनी को जो सर्टिफिकेट अंत में जारी किया जाता है, एग्जैक्टली सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो जारी होता है, वो इसी आधार अंडरटेकिंग होती है, जो एग्रीमेंट ऑफ विकास प्राधिकरण और बिल्डर के बीच में होता है। उसके जब सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, देन उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही आप मकान को बेच सकते हैं। अब ठीक है, अब आप
की पीड़ा कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से शुरुआत करिए। 2012 में जब मैंने इस मकान का पोजेसन लिया और मैंने एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी निकलवाई, तो मुझे पता चला कि बिल्डर द्वारा कॉलोनी में एसटीपी नहीं बनाया गया, डब्ल्यूटीपी नहीं बनाया गया, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर्मेलिटी के लिए बना हुआ है, काम नहीं कर रहा है, सॉलिड वेस्ट कुछ भी नहीं बना हुआ है, डलाव घर है नहीं, फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब जो आंतरिक विकास कार्यों का जो एग्रीमेंट आगरा विकास प्राधिकरण के साथ हुआ था, उनमें से 80% से ज्यादा काम बिल्डर द्वारा पूरे नहीं किए गए थे। केवल ईंट लगा के मकान खड़े कर दिए गए, ये बस। सिर्फ मकान बना दिए, पार्क बना दिए, रोड बना दिया, टंकी बना दिया, बस दैट्स ऑल। बाकी जितने बड़े बड़े काम थे वो सारे के सारे अधूरे छोड़ दिए गए। जबकि बिल्डर द्वारा किसी भी यूनिट की जब कोई कॉस्ट क्रेता से वसूली जाती है तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो बिल्डर को करने हैं या जो एडीए को करने हैं, उसकी पूरी कीमत वसूल ली जाती है एडीए द्वारा, बिल्डर द्वारा क्रेताओं से, बिल्डर द्वारा क्रेताओं से वसूली जाती है एंड एडीए बिल्डर से वसूलता है डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेज एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज दोनों बिल्डर से वसूलता है। ठीक। नाउ दिस बिकम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडीए एंड बिल्डर टू कंप्लीट दोज इंटरनल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क। जब मैंने कॉपी निकलवाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एंड एग्रीमेंट की, तो मुझे पता चला कि वो सारे काम कंप्लीट ही नहीं है। इसके बाद मैंने उन कामों के लिए 2012 से लिखना शुरू किया। मेरी कुछ शिकायतों पर तो आगरा डेवलपमेंट द्वारा कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने शिकायत के साथ साथ आगरा विकास प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन सारे मुद्दों को उठाना शुरू किया। एक के बाद एक सैकड़ों शिकायत करने के बावजूद झूठे आश्वासन आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से मिलते रहे, काम कोई भी नहीं हुआ। न बिल्डर को हमको दिखाने के लिए नोटिस इशू किए जाते रहे। अच्छा, एक चीज इसमें, दस्तावेज आपने कहां से, आरटीआई के द्वारा? आरटीआई, मैंने एग्रीमेंट की कॉपी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी आरटीआई के माध्यम से निकाली थी। उसके बाद ही मुझे पता चला कि क्या क्या लैप्सेस या डिफॉल्ट है बिल्डर के पार्ट पे। जब ये सारे काम सालों इसी तरीके से चलता रहा, सैकड़ों शिकायतें मैंने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ की और 50 मीटिंग की। जब इनका कोई रिजल्ट नहीं निकला तब अंततोगत्वा मुझे 2016 में रेट याचिका 58986 दायर करनी पड़ी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। जी जी। जिसमें 15 दिसंबर 2016 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 33 के तहत बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वो सारे इंटरनल डेवलपमेंट के काम कंप्लीट करे। अगर वो नहीं करता है देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी टू गेट दोज डन। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने पैसे से कराए या अपनी किसी एजेंसी से करवाए, खुद खर्चा अफोर्ड करे और उस खर्चे की वसूली बिल्डर से करे। ये आदेश 2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दे दिए गए। इन आदेशों का कंप्लायंस करने के लिए उस समय जो भी बीसी थे उन्होंने 23 मार्च 2017 को एक नोटिस बिल्डर को इशू किया। हालांकि इसके पहले भी बिल्डर को बीसीओ नोटिस इशू किए जा चुके थे, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके कंप्लायंस के लिए फिर 23 मार्च 2017 को नोटिस इशू किया और उसको ये आदेश दिए गए कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं, आपको ये काम पूरे करने हैं। अगर आप इन कामों को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके बावजूद भी बिल्डर ने वो सारे काम कंप्लीट करके नहीं दिए। शिकायतें मेरी बराबर पाइपलाइन में चलती रही और एडीए के अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग भी बराबर होती रही। मैंने जब आगरा विकास प्राधिकरण को बोला कि मैं इसके लिए कंटेम्प्ट में जाऊंगा, तब आगरा विकास प्राधिकरण के पास बिल्डर के जो कुछ भूखंड जो बंधक रखे हुए थे उनकी कीमत के बराबर लगभग 52,80,000 रुपए बिल्डर से आरसी के माध्यम से 2018 में वसूले गए एडीए द्वारा। 52,80,000 रुपए वसूलने के बाद फिर मैंने एडीए से कहा कि इनको खर्च करिए हमारी कॉलोनी के काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन पैसे लेकर के आगरा विकास प्राधिकरण ने अपने पास रख लिए और कोई काम नहीं किया। जबकि सीवर की समस्या हमारी कॉलोनी में सबसे ज्यादा खराब हो रही थी। अल्टीमेटली जब सहनशीलता से बाहर हो गया तो हमारी कॉलोनी के एक मिस्टर देवांशु बोस, इन्होंने एक ओए माननीय एनजीटी में 2021 में दायर किया
जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 329/21 था। इसमें 1/12/2021 को पहला आदेश 1/12/2021 को हुआ, जिसमें आगरा विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिए गए कि आप एसटीपी बनाएं और उसका संचालन करें और पूरे सीवरेज का प्रॉपर तरीके से निस्तारण करें। अगर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में तथ्यों को उचित तरीके से नहीं रखा गया, अतः माननीय एनजीटी द्वारा उसमें एक क्लॉज यह भी लिख दिया गया कि अगर एसटीपी बनाने के लिए पूरा पैसा उपलब्ध नहीं है आगरा विकास प्राधिकरण के पास, तो बचा हुआ पैसा कॉलोनी वासियों से वसूला जा सकता है। जबकि सेक्शन 33 उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट यह कहता है कि दिस इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डर टू कंप्लीट ऑल इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स एट हिज ओन कॉस्ट। जब इस आदेश को मैंने देखा, मैं इनिशियली इस केस में पार्टी नहीं था। जब इस आदेश की कॉपी मुझे अवेलेबल हुई तो मुझे लगा कि यह तो अल्ट्रा वायरस आदेश है और इसमें माननीय एनजीटी का कोई दोष नहीं था। एनजीटी के सामने तथ्यों को रखा ही नहीं गया था, बताया ही नहीं गया था एनजीटी को कि यह बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स व्हाई एनजीटी ने यह आदेश कर दिया। वो उस जो याचिका डली थी उसमें सारी चीजें खुली नहीं थी, करेक्ट नहीं। ये ओरिजिनल एप्लीकेंट द्वारा बताया गया और एडीए तो बताएगा, क्यों एडीए के पार्ट पे तो डिफॉल्ट है, वो क्यों बताने लगा। बिल्कुल। देन जब मुझे ये आदेश मेरे सामने आया और मुझे लगा कि अल्ट्रा वायरस आदेश है और इस आदेश को मॉडिफाई कराना पड़ेगा, तो मुझे फिर इसमें इंटरवेंशन करने के लिए एक एप्लीकेशन माननीय एनजीटी में दाखिल करनी पड़ी। अच्छा, वो कब माननीय ऑलमोस्ट 2021 में ही दायर की थी। अच्छा। उसमें मुझे परमिशन मिल गई, मुझे इंटरवेंशन की परमिशन मिल गई। उसके बाद मैंने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन 52, 53, 54 3 इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लगाई। मेरी आईए 52 में मैंने देवांशु बोस का समर्थन किया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज इन्होंने एसटीपी नहीं बनाया और सीवरेज का कोई निस्तारण नहीं हो रहा। ये मेरी आईए 52 में था। आईए 53 में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि माननीय न्यायालय ने जो ये आदेश किया है कि बची हुई कीमत कॉलोनी वासियों से वसूला जाए, ये अल्ट्रा वायरस आदेश है। माननीय न्यायालय को तथ्यों से वाकिफ नहीं कराया गया है। ये एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है कि इंटरनल डेवलपमेंट अपनी कॉस्ट पे करे, क्योंकि इंटरनल डेवलपमेंट का पैसा ऑलरेडी यूनिट की कॉस्ट में शामिल होता है। ये क्रेताओं के ऊपर दोहरी मार हो जाएगी और प्रावधानों के अगेंस्ट भी हो जाएगा। ये मैंने अपने आईए 53 में मेंशन किया। आईए 54 में मैंने ये मेंशन किया कि ऑलरेडी मैं हाई कोर्ट में केस दायर कर चुका हूं, आदेश होने के बावजूद अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है, एडीए बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है सिवा नोटिस इशू करने के, अतः एडीए की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और इनके जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। ये मेरी 3 आईए थी। इन आईए के बेसिस पर और देवांशु बोस ने जो पेपर्स लगाए थे उसके आधार पर 24/3/2022 को दूसरा आदेश माननीय एनजीटी ने किया, जिसमें क्लियर आदेश थे कि नाउ एसटीपी विल बी मेड बाय एडीए। दिस इज एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडीए कि वो एसटीपी का निर्माण करे, इसके बाद एंड सीवरेज का प्रॉपर निस्तारण करें। इसके बाद भी एडीए ने दिखाने के लिए कार्रवाई की, ग्राउंड रियलिटी वही रही, मोर और लेस सेम रही। एंड नवंबर 2022 में रादर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट की कि हमने एसटीपी बनवा दिया है एंड एसटीपी सुचारू रूप से काम कर रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि एसटीपी बना था लेकिन वो एसटीपी अंडरसाइज था एंड सब स्टैंडर्ड था, वो चल ही नहीं रहा था। लेकिन फॉल्स रिपोर्ट एडीए ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी, जिसका देवांशु बोस ने भी विरोध किया एंड हमने भी लिखित में विरोध किया। क्या कोई वीडियो वगैरह दाखिल किया था आपने? हमने फोटो डाले, हमने दोबारा से फोटो डाले, जो सीवर हमारी कॉलोनी के अंदर बह रहा था और जो कॉलोनी के बाहर बह रहा था, उसके फोटो खींच करके एडीए ने जो फॉल्स रिपोर्ट लगाई थी उसके बाद हमने फोटो लेकर के एनजीटी में सबमिट किए कि आप देख सकते हैं ये उसके बाद के फोटो हैं एंड अभी भी सीवर अंदर भी फैल रहा है एंड बाहर भी फैल रहा है। प्लस इन्होंने कुछ कॉलोनी के लोगों के गवाह के रूप में सिग्नेचर करवा के
सबमिट कर दिए थे कि ये बराबर काम कर रहा है। हमने इसको सबूतों के साथ इसको माननीय एनजीटी में प्रस्तुत किया और ये दिखाया कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो फॉल्स एंड मिसलीडिंग है, जिससे नाखुश होकर एनजीटी ने एडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, एडीए को पूरी तरीके से दोषी ठहराया एंड एडीए के ऊपर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी फिर से की। कौन सी डेट में? 18 जनवरी 2023। 18 जनवरी 2023 में रिट का जो देवांशु बोस ने जो ओरिजिनल एप्लीकेशन डाली थी 329/21, उसका फाइनल डिस्पोजल कर दिया गया एंड एडीए के ऊपर दोबारा से 24/3/2022 को 25 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। 18 जनवरी 2023 के फाइनल ऑर्डर के बाद 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर और लगा दी। एक चीज मैं बताना भूल गया था, 24 मार्च 2022 का जो आदेश हुआ था उसमें एडीए के ऊपर 25 लाख रुपए की जो पेनल्टी हुई थी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, चूंकि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए नोडल एजेंसी है, तो वो भी पार्टी थी केस में, पार्टी था। तो उत्तर प्रदेश 24/3/2022 के माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लखनऊ ने बिल्डर के ऊपर 2,13,98,438 रुपए की पेनल्टी और लगाई थी। वो पर्यावरण को लेकर लगी, पर्यावरण को लेकर एडीए के ऊपर भी पर्यावरण को लेकर के ही लगी थी एंड बिल्डर के ऊपर भी पर्यावरण को लेकर के ही लगी थी, प्रदूषण फैलाने के लिए। हाँ। कि आप पानी को इस तरीके से ओपन में नहीं फैला सकते, सीवर को आप ओपन में नहीं फैला सकते, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक। जब 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर लग गई एंड बार बार कोर्ट आपको यह कह रहा है कि आपके पार्ट पे लैप्स है, इसके बाद आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मॉरल एंड लीगल लायबिलिटी थी कि इनको करेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे और जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए था। बजाय उसको समाधान करने के आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर स्टे लगाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चले गए और इन्होंने 2023 में 3546 सिविल अपील दायर कर दी स्टे के लिए, 2 करोड़ के स्टे के लिए, 2 करोड़ पर स्टे के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2023 को एक छोटा सा आदेश किया जिसमें कंडीशनल स्टे इनको इस शर्त पर दिया गया कि पहले आप 2 करोड़ में से 25 लाख रुपए जमा करेंगे, उसके बाद 2.25 करोड़ रुपए पर आपको स्टे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एनजीटी ने जितने भी आपको आदेश दिए हैं 18 जनवरी और 24 मार्च 2022 और 18 जनवरी 2023 में, उनका अक्षर से पालन आपको सुनिश्चित करना होगा। ठीक। ये क्लियर 3 जुलाई 2023 वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में था। ठीक। इसके बावजूद भी अगेन 4 दिसंबर 2023 को फिर सुनवाई हुई। 4 दिसंबर 2023 को माननीय न्यायालय ने फिर एक आदेश किया और उसमें यह लिखा कि आपने जो एसटीपी बनाने की कंसेंट दी है या जो बनाया है, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड इट शुड सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलोनी। इस आदेश का मतलब यह है कि क्लियर इस आदेश से यह स्पष्ट था कि एसटीपी जो है वो प्रॉपर साइज का हो एंड एसटीपी स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से हो। इस आदेश के बाद हमने फिर दोबारा से आगरा विकास प्राधिकरण को बार बार लिखना शुरू किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इट शुड सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट एज पर लॉ। आपका जो एसटीपी है जो आपने बिल्डर के माध्यम से बनवाया है वो 200 KLD का है, जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपके यहां सबमिट की गई है जो बिल्डर के द्वारा सबमिट की गई है और जो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है उसके हिसाब से कम 351 KLD का एसटीपी बनना चाहिए। 200 KLD का एसटीपी 351 KLD की रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही नहीं सकता है। दैट्स वाई इसकी जो कैपेसिटी है वो बराबर पूरी की जाए एंड इसकी क्वालिटी को, अगर ये सब स्टैंडर्ड रहा, आप तो हैंड ओवर करके चले जाएंगे, करवा देंगे बिल्डर से, बाद में झेलना हमारे सारे कॉलोनी वासियों को पड़ेगा। ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद जो पेनल्टी आज आपके ऊपर पड़ रही है वो पेनल्टी हमारे ऊपर पड़ेगी। इसलिए आप पहले इसकी क्वालिटी को कंफर्म करवाएं किसी थर्ड पार्टी कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट एजेंसी से।
लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी एडीए के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा था। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश देने के बावजूद भी ये उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे। हम अपनी शिकायतें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर रहे थे, मैं और देवांशु। अल्टीमेटली 3 दिसंबर 2024 को हमारी फाइनल हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। जो दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए थे जो दस्तावेज देवांशु घोष ने प्रस्तुत किए थे, उनको ध्यान में रखते हुए और इनके लगातार एडीए के नॉन कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए माननीय सीजेआई महोदय सर्वोच्च न्यायालय के श्री संजीव खन्ना जी, जिनकी कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, उन्होंने ये आदेश किया कि आपकी जो सिविल अपील है दैट इज नाउ बीइंग डिसमिस्ड एंड आप बचा हुआ 2.25 करोड़ रुपए जमा करें, प्लस जो बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगी हुई है 2,13,98,438 उसको भी वसूल करें और इस सारे पैसे को सीवर एंड ड्रेनेज और उस क्षेत्र की जितनी सीवर की समस्याएं हैं उसमें यूटिलाइज करें। तब तक कॉलोनी के अंदर जो भी सीवर की प्रॉब्लम है वो एडीए की पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टैंक से करे या किसी से भी करे, इसको सीवर को यहां से उठाएं और जो नियरेस्ट एसटीपी प्लांट है वहां पे ले जाकर के उसका डिस्पोजल करें। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो सीवर निस्तारण आप करेंगे टेम्परेरी रूप से, जब तक प्रॉपर सीवर लाइन और ड्रेनेज नहीं है तब एडीए को या बिल्डर को, एडीए को जी, बिल्डर से किसी से भी करवाएं, आप करवाएं, ये एडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूंकि एडीए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दैट्स व्हाई दे हैव टू गेट इट डन, चाहे वो बिल्डर से करवाएं किसी से भी करवाएं। आपको जो सीवर निस्तारण करना है उसकी वीकली रिपोर्ट आपको एनजीटी में सबमिट करनी पड़ेगी। केस इज बीइंग रिवर्टेड टू एनजीटी इसमें आगे का एक्शन लेगा। इस एक्शन के अलावा जो हमने ऑर्डर किए हैं प्लस एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको 3 हफ्ते के अंदर एनजीटी में सबमिट करनी पड़ेगी। ये अभी फाइनल आदेश हुए। थैंक यू डीएल यादव, आपने पूरी अपनी बात कह दी। तो आप देख रहे थे आगरा विकास प्राधिकरण की कारस्तानी, बिल्डर के बीच उसकी किस तरह से सांठगांठ होती है और न्यायालय के जो आदेश होते हैं उन्हें कैसे हवा में उड़ा दिया जाता है और अंत में ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है, माफ़ी मांग ली जाती है कोर्ट में जाकर के। हालांकि अब कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश किया है। एक बड़ा आदेश यह है कि कॉलोनी से सीवर का निस्तारण हो और हफ्ते के हफ्ते रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल हो। दूसरा, 2.25 करोड़ रुपया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश के खाते में तत्काल जमा कराया जाए, जो 2 करोड़ का जुर्माना था, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी जो जुर्माना है उसे भी जमा कराया जाए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि नालंदा टाउन के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या उनको न्याय मिल रहा है। मैं इसमें पूरे आगरा क्षेत्र में, पूरा आगरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कॉलोनियाँ अनडेवलप्ड करके छोड़ दी जाती हैं और वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन पर तमाम बीमारियाँ लग जाती हैं, सीवर का कोई निस्तारण नहीं और जो गंदा पानी होता है उसकी नालियों का कोई निस्तारण नहीं। और एक तरह से मैं आपको साफ कर दूं कि इसको हम ये कहें कि वो स्लम बना के छोड़ जाते हैं। जो स्लम होता है आप जानते होंगे, मलिन बस्ती जिसको कहते हैं हिंदी में, वो मलिन बस्तियां बन के रह जाती हैं और आमतौर पर ये सारा जो कुछ भी जो सिस्टम है वो अधिकारी अपना तबादला करा ले जाते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उनकी कुर्सी और उनकी कार हमेशा सलामत रहती है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं हिंदुस्तान में, ज़रूर बताएं कि भाई आगरा जो ताज नगरी है वो पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध किस मामले में है आप जानते ही हैं, ताजमहल है यहाँ पर। और यहाँ पर्यटकों की मैं समझता हूँ लाखों पर्यटक डेली आते हैं, ठहरते हैं, जाते हैं, देखते हैं, लेकिन वो एक इलाका है वहीं तक सीमित हो जाते हैं और भीतर शहर और भीतर की जो अनडेवलप जो कॉलोनियाँ हैं उनको वो देख नहीं पाते। वो सिर्फ और सिर्फ जो बासिंदे होते हैं उन्हीं के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर, और मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। और आपने चैनल अभी तक दोबारा मैं अपील कर रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आरबी सिंह यादव।